नमस्कार, इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं 34 देशों के उस इस्लामिक सैन्य गुट को लेकर के जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देश शामिल हैं। इस सारे के सारा ये जो सैन्य गुट है, इस सैन्य गुट के निहितार्थ क्या होंगे, इसका क्या मतलब होगा, भारत के लिए क्या मतलब होगा जब पाकिस्तान जैसा देश उसमें शामिल होता है, बांग्लादेश जैसा देश उसमें शामिल होता है, जबकि दोनों देशों की आपस में किसी तरह की कोई भौगोलिक एकता या बाकी कुछ चीजें नहीं हैं साथ में। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे और इसी पर है हमारा ये आज का खास शो जिसका नाम है इस्लामिक सैन्य एकता। इस्लामिक सैन्य एकता को समझने और समझाने के लिए हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल यहां मौजूद है उसका तारुफ सबसे पहले मैं आपसे करवाता हूं। हमारे साथ श्री राम सुंदर चौलिया हैं, डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौलिया साहब, क्या भविष्य में आप देखते हैं कि इसकी कोई मिलिट्री वैल्यू जो है या मौका पड़ने पर, जैसे कि ईरान से परमाणु प्रतिबंध हटाए गए हैं और एक तरह से वो सिया गुट का एक बड़ा लीडर देश है, तो कहीं ना कहीं चीन के राष्ट्रपति ने उसका दौरा किया है और भी दुनिया भर में तमाम तरह से वहां पर हलचल बढ़ी है, तो इसके बाद कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं दो धड़ों में विश्व बटेगा? देखिए, अफसोस की बात यह है, जैसे करीम साहब कह रहे थे कि ये शिया सुन्नी जो डिवीजन है, ये मेरे ख्याल से इस तरह के जो नए गुट बनाए जा रहे हैं सऊदी अरब से, ये और भी उसको खराब करेंगी। आप देखें, जहाँ तक हमारी समझ में है, ये पहले अरब लीग के जरिए आया था ये प्रपोजल, ये 1-1.5 साल पहले। इजिप्ट, मिस्र भी शामिल होना चाह रहा था, जबकि उसने बोला था कि हम ये एक फौज बनाएंगे काउंटर टेररिज्म के लिए। और सऊदी और मिस्र तो अभी साथ साथ हैं। जो फिलहाल की जो सरकार है कायरो में, वो तो बिल्कुल निर्भर है सऊदी पर। और फिर पाकिस्तान को इसलिए वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन करेंगे, क्योंकि ये जो मध्यपूर्व की जो सुन्नी मुल्क है जितने भी, उनकी जो फौजें हैं वो काफी कमजोर हैं, बड़ी सेना उनमें से कोई भी नहीं है। आप गल्फ कंट्रीज देख लीजिए, सऊदी को छोड़कर बाकी सब तो छोटी मोटी सी है, और ना ही उनकी कोई खास एयरफोर्स है, कुछ है। तो ये चाह रहे हैं कि मैन पावर जो है वो पाकिस्तान से लेके आए, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी फौज है। लेकिन जैसे करीम साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान का जो रुख है, जो रवैया हमेशा भारत की तरफ है, जो उसके ईस्टर्न साइड पड़ता है, वो बिल्कुल अपने फोर्स को उस तरफ नहीं ढकेलना चाहती, जबकि वो उसका हमेशा ही फोकस रहा कि इंडिया को किसी तरह काउंटर करें। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं, ज्यादातर सऊदी और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो पैसों पे है हमेशा। ये पैसे दीजिए और घोड़े खरीदिए। जी जी बिल्कुल। और सऊदी मेरे ख्याल से उन्हें एक तरह से वापस लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि यमन में बमबारी और ग्राउंड फोर्स के भेजें अपनी, क्योंकि पाकिस्तान की भी शिया प्रॉब्लम है और बहुत सारे हमले होते हैं शिया समुदाय पर हार्ड लाइन सुन्नी फोर्सेस से। तो इसलिए पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक सिविल वॉर जैसा माहौल हो जाएगा अगर इस गुट में शामिल होगा। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ यही चाह रहे हैं। बल्कि आप देखिए, पिछले 1-2 महीने पहले नवाज शरीफ गए भी थे ईरान और सऊदी, और वो कह रहे थे कि हम इन दोनों की सुलह करवाएंगे, और अगर इसमें शामिल होते हैं तो ईरान के साथ बिल्कुल पाकिस्तान का कट जाता है, और ईरान के साथ सीधा उनका बॉर्डर है और बहुत सारे थ्रेट हैं वहां से। तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लिए ये मुनासिब होगा। ये सिया और सुन्नी या समथिंग इस्लाम के बीच का अंदरूनी मामला ही रहेगा, इसका कोई बाहरी इंपैक्ट जो है, जैसा करीम साहब ने कहा, वो कोई नहीं पड़ने जा रहा है या भविष्य में नहीं पड़ने वाला है, ऐसा आप भी फिक्स करके चल रहे हैं? नहीं, देखिए, बाहरी इंपैक्ट तो पड़ता है। आप देखिए, लेबनान देखिए, तुर्की देखिए, इसमें पूरा मतलब एक तरह की एक विभाजन सा हो गया है। और इराक में तो है ही। और माइनॉरिटीज जो हम कहते हैं, इवन भारत के अंदर भी कोई 17-18% हमारे शिया हैं, भाई बहन हैं। बिल्कुल। तो आप उनके नजरिए से देखें तो एक IS कह लीजिए, सऊदी अरेबिया की अपनी जो वहाबी आइडियोलॉजी है, इस सब ने शियाओं को एक तरह से उन्हें एपोस्टेट जो कहते हैं ना, कि ये असली मुसलमान है ही नहीं, इस तरह का उन्हें बना रखा है। और कत्लेआम हो रहे हैं कई जगहों पे शियाओं पे। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें इसके ऊपर उठना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि सऊदी के लिए वाकई में आप देखिए तो उनके लिए ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, ये राजनीतिक है, उनके लिए जियोपॉलिटिकल है। और वो इसका फायदा उठाते हैं कि हम सुन्नी का बेस बनाएंगे ईरान के खिलाफ वगैरह वगैरह। लेकिन असल में आप देखें तो ये एक मुठभेड़ चल रही है कि कब्जा कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा। देखा ना, जब सद्दाम हुसैन ने दावा कर दिया, बिल्कुल, तो सऊदी तो हिल गया था तब। लेकिन फिर भी देखिए, सऊदी का जैसे
अरुण जी कह रहे हैं तख्ता पलट का बड़ा डर रहता है। और फिलहाल जो किंग सलमान है वो अभी 1-2 साल ही हुए उनका आए हुए, और इनका जो माइंडसेट अभी ये है कि अंदरूनी जो हमारे खतरे हैं उनको एक्सटर्नलाइज करेंगे। एंड इसको आपको कुछ लोगों ने सलमान डॉक्ट्रिन कहा है। इसका मतलब एग्रेशन, कि हम पहले तो वो प्रॉक्सीज यूज करते थे और उनको पैसे देते, उनको हथियार देते थे और उनसे चलवाते थे गेम। लेकिन अब हमारी फौज जो है वो दूसरों के साथ मिलजुल कर डायरेक्टली हमले करेगी। यमन में वही किया है और अब वो चाह रहे हैं कि सीरिया पे बिल्कुल इन्वेजन कर लें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा उनके पास मैन पावर है ये सब करने। जी एक चीज कहना चाहूंगा, आईएस का एक अभी एक नजर आ रहा है, एक पावर नजर आ रहा है ईस्टर्न अफगानिस्तान में, पूर्व में पाकिस्तान की बॉर्डर पे 2-3 प्रोविंसेस में इस्लामिक स्टेट ने झंडा लहराया है, खासतौर नंगरहार प्रोविंस में। तो ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके जो तालिबान हैं उसके खिलाफ हैं आईएस। तो एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि आईएस को चेक में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जो अलायंस या जो भी हम कह रहे हैं इनमें इसमें ये एग्रीमेंट रहेगी कि पाकिस्तान को ज्यादा कार्रवाई लेगी अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट को दबाने के लिए। बिल्कुल। और एक तरह से देखिए जैसे ब्रेक होती है तालिबान और इस्लामिक स्टेट के दरमियान, दोनों में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होने लगती है, तो पाकिस्तान के लिए असमंजस बढ़ जाता है। तो पेपर पे देखा जाए तो पाकिस्तान के हित में है कि वो आईएस के खिलाफ जाएं, लेकिन पाकिस्तान इतनी उनकी जो माइंडसेट है, पूरा जो जिहादिस्ट मेंटालिटी पूरा इंडिया के खिलाफ है, इसलिए वो मेरे ख्याल से उस तरफ ज्यादा एक्शन नहीं कर पाते। पूरा का पूरा जो पर्पस है इस गुट का, आपको लगता है करीम साहब ने जैसा कहा, असद जो है उसकी सरकार को वहां डाउन करना है? जी हाँ, लेकिन कागज पे तो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमने ये गुट बनाई है, तो असद को किसी भी हालत में आतंकवादी तो नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। वो एक हाँ जरूर उन्होंने बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया है, कई लोगों की मौतें हुई है, बहुत सारे उनकी जो एरियल बम्बार्डमेंट वगैरह से, लेकिन आतंकवादी तो सुन्नी है वहां पे। तो यही एक देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक सुन्नी फोर्स बनाई जा रही है, जो कि अमेरिकन भी चाह रहे थे कि देखिए हम ना सुन्नीस को हमें मोबिलाइज करनी है ताकि वो आईएस के खिलाफ जाएं। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम ईरान के साथ हैं और तब भी और ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा। तो ठीक है, थियोरी में तो सही बात है ये कि सुन्नी फोर्स बननी चाहिए टू काउंटर आईसिस, ताकि अपने आप ही अंदर ही मामला ये सुलझ जाए और ये सेक्टेरियन ना बने। लेकिन सवाल यह है, देखिए कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी हो, इन सभी से ही पैसा गया है आईसिस और अल नुसरा और ये जितने भी सुन्नी जिहादी ग्रुप्स हैं वहां पे पनपना उनका ही काम था। और अब कह रहे पनपने के बाद कि हम जाके क्लीन अप करेंगे। तो इसका देखिए असली मकसद क्या है, ये मकसद है कंट्रोल का। ये कोई आतंकवादियों को छोड़ने का खिलाफ जाने का नहीं है। असद के खिलाफ अगर जाएंगे तो वापस रूस फिर अपनी फौज बुला लेगी, और रूस और सऊदी अरेबिया हमेशा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि दोनों ही ऑयल सप्लायर्स हैं और दोनों ही एक दूसरे के खेल। तो मुझे नहीं लग रहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर रेजिम को फिर से थ्रेट हो जाती है तो हम वापस फौज बुला लेंगे बहुत जल्द, 2 दिनों के अंदर। लेवल पे आप देखें हैं तो ये ग्राउंड इन्वेजन करेंगे कहां से? इराक तो करने नहीं देगा अपने साउथ जो शिया इलाकों से, तो ये टर्की से करना चाहते हैं। ये जो फोर्स बनाई गई है सऊदी की, ये प्लान बना रहे हैं कि टर्की से हम ऊपर से सीरिया में इन्वेड करेंगे। लेकिन वो जो नॉर्दर्न सीरिया का जो हिस्सा है, टर्की वाला बॉर्डर, वो कुर्दों के कंट्रोल में है, एंड वो उनकी और सऊदी की नहीं बनती है, क्योंकि सऊदी ने हमेशा उनको क्रश करने की कोशिश की है। तो आप देखें तो कुर्दिश जो फोर्स हैं वो असल में जान और ईमान से लड़ रहे हैं आजादी के लिए। बिल्कुल। लेकिन उनको सपोर्ट करने के बजाय ये अपनी फौज बना रहे हैं सुन्नियों के नाम पर, और जो कि इस माहौल को और बिगाड़ेगा। ये सारा वार है, पेट्रो वार है, आर्म वार है, और उसमें कहीं ना कहीं जो मध्य पूर्व है, ये जो तेल है, ये तेल ही उसके सारे खेल को, शांति को, सबको बिगाड़ रहा है, आप मानते हैं? जी हाँ, लेकिन अब देखिए नया फैक्टर आया है कि अमेरिकन भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं तेल, और एक तरह से उनकी और सऊदी की प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई है मार्केट शेयर के लिए। तो अब वो उनका वो इक्वेशन नहीं रहा जो पहले था। बिल्कुल। तो एक तरह से देखें तो अब जो आगे बढ़ने वाला है, सऊदी इसलिए अपने आप इतनी ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है कि ईरान को भी वापसी हो गई और अमेरिकन हमारे साथ अब वो वाला रिश्ता नहीं रहा, तो हो सकता है कि हम और भी पिछड़ जाएंगे इस इलाके में, पावर चली जाएगी। तो पावर जो है, सत्ता जो है, वो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है। सऊदी को अगर अपनी ये ताज बचाना है, बिल्कुल, मोनार्की को,
तो उनके लिए उनको बाहर पावर प्रोजेक्ट कर, वरना जो थ्रेट है वो अंदर आएगी। बल्कि आप एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कई बम विस्फोट हुए सऊदी में पिछले कुछ महीनों में, मेनली शिया मस्जिदों पर, ज्यादातर शिया मस्जिदों पे हुई है। तो वो कह रहे हैं कि आईसिस ने किया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप यमन में इतनी बमबारी कर रहे हो, जबकि संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि मानवाधिकार पे घोर उल्लंघन हो रहा है और वहां पे शियाओं का इतना कत्लेआम हो रहा है, तो फिर घर पे भी होगा। आपने वो माहौल बनाया हुआ है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि आईसिस आ गया है। आईसिस को बुलावा किसने दिया था? डबल स्टैंडर्ड बहुत है अमेरिकन का। इवन शीत युद्ध के दौरान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो उनके एलाइज थे वो ज्यादातर तानाशाही थे। तो अब भी वही है। बल्कि आप देखिए, मैं दोहरा कैसे डबल स्टैंडर्ड बताऊं, चीन पे इतना अमेरिकन फोकस करते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, डिसिडेंट्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सऊदी अरब की तो और भी बुरा हाल है। आप सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देखें तो चीन से भी बहुत बदतर है सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी पे ज्यादा वो पत्थर भी नहीं फेंकते। इसलिए है क्योंकि एक ही उनका मेन रिलायबल एलाई है रीजन में। लेकिन अब ये बदल सकता है, ईरान की तरफ जैसे रुझान जा रहा है। और ये 34 देशों का सैन्य गुट, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आप देख रहे हैं? ये तो ज्यादा बिगाड़ने वाला ही फैक्टर रहेगा, क्योंकि सीरिया में शांति के लिए आपको ईरान और हिजबुल्ला, ये जो शिया ग्रुप्स हैं, उनको बीच में लेना पड़ेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। और असद रजीम को भी एक तरह की बार्गेनिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर सऊदी ये चाह रहा है कि इवन सीरिया की जो शांति वार्ता है, प्रक्रिया जो है, उसमें कौन शामिल हो कौन ना हो, इस पर भी सऊदी ने और टर्की ने कई आपत्तियां जताई थी। किसको इनवाइट करना है, किसको बाहर रखना है वगैरह वगैरह। तो सीरिया की अशांति और ये 34 देशों का सैन्य गुट, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आप देख रहे हैं? ये तो ज्यादा बिगाड़ने वाला ही फैक्टर रहेगा, क्योंकि सीरिया में शांति के लिए आपको ईरान और हिजबुल्ला, ये जो शिया ग्रुप्स हैं, उनको बीच में लेना पड़ेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। और असद रजीम को भी एक तरह की बार्गेनिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर सऊदी ये चाह रहा है कि इवन सीरिया की जो शांति वार्ता है, प्रक्रिया जो है, उसमें कौन शामिल हो कौन ना हो, इस पर भी सऊदी ने और टर्की ने कई आपत्तियां जताई थी। किसको इनवाइट करना है, किसको बाहर रखना है वगैरह वगैरह। तो इनका जो है ये सबको मिलजुल कर चलने वाला रवैया नहीं है। तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये शांति वार्ता, बल्कि शांति वार्ता में और ज्यादा अभी शक पैदा हो जाएगा कि एक तरफ से तो ये लोग कह रहे हैं कि हम आईसिस के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ ये बिल्कुल एक सुन्नी फोर्स बना हुआ है इन्होंने, जिससे कि और ज्यादा अनबन पैदा हो जाए। तो देखिए, इंटेंट होता है कि क्या आपका असली मकसद क्या है, ये सऊदी का लग नहीं रहा है कि नियत ठीक है। तो असर तो नेगेटिव ही पड़ेगा। बिल्कुल, इस्लामिक गुट जो अभी इन्होंने अनाउंस किया है, ये बिल्कुल गैर इस्लामी इसलिए है क्योंकि अगर आप रियाद जाएं, दोहा जाएं, मनामा जाएं, बहरीन, ये जो मेन सेंटर्स है अरब मोनार्कीज की, वहां पे ईरान की ये लोग बहुत ज्यादा मतलब घृणा है इनको ईरान की तरफ, मगर इजराइल की तरफ एक तरह की सॉफ्टनेस है। लेकिन पब्लिकली ये हमेशा ही कहते हैं कि फलस्तीनियों की आजादी के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी है, अरब यूनिटी वगैरह वगैरह। लेकिन असल में आप देखें तो इनके हिसाब से ईरान ज्यादा दुश्मन है बजाय इजराइल के। तो ये देखें तो क्या ये इस्लामिक कोalition है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये फलस्तीनियों का जो मामला है, जो असली हकों का मामला है, वो तो इन्होंने पीछे ही धकेल दिया है जब से ये सीरिया में जंग शुरू करवाया है। और जो रेजिम चेंज की बात थी, अरब स्प्रिंग की बात थी, लोकतांत्रिकरण की बात थी, उन सबको इन्होंने पीछे धकेल दिया। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल उनकी जो स्ट्रेटेजी यही है, ये जो सऊदी वाला ग्रुप है, कि हमें अपना तख्ता तो वैसे भी रखना है और इसीलिए हम जंग सीरिया में धकेलेंगे और पूरे एरिया में करेंगे। रेवोल्यूशन, क्रांति को रोकने के लिए जंग छिड़ा हुआ महाशक्तियों की, रूस जैसे ईरान के काफी करीब है, बिल्कुल, और चीन भी, और बल्कि अमेरिका तो सऊदी का है ही यार। बिल्कुल, वेस्ट एशिया एक बात हो गई, या ये कहिए आप कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चेहरा बदलता है, लेकिन वहां पर सिस्टम कुछ उस तरह का है कि पॉलिसीज नहीं चेंज होती हैं। ठीक है, कभी आपको लगा ऐसा कि वहां चेहरा बदलने से चीजें बदल जाती हैं? देखिए, ओबामा ने, जैसे अरुण साहब कह रहे थे, थोड़ा बहुत बदलाव तो आया है। जैसे इजराइल के साथ उन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई है। इजराइल का नेतन्याहू और ओबामा का काफी बिल्कुल नहीं बना है। और दूसरा, ईरान की तरफ उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया कि जो जंग जैसी चली हुई थी
पश्चिम और ईरान के बीच में, वो कम किए उन्होंने। और सऊदी से जहां तक मेरा रीडिंग है, वो सऊदी से अपने आप को थोड़ा और डिस्टेंस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से एक रीअलाइनमेंट जो कहते हैं, वो अमेरिकन ने कोशिश की है पिछले 8 सालों में। अब ये है कि अगर हिलरी क्लिंटन आती है तो क्या वेदर कंटिन्यू करेगी, वो ज्यादा हॉकिश हैं, बल्कि वो चाह रही थी कि सीरिया पे जंग ही कर दे। ओबामा ने रोक लिया इन सब लोगों को। तो एक तरह से खतरा ज्यादा हो सकता है 2017 से, क्योंकि चाहे ट्रंप आए या हिलरी आए, वो राइट को है, वो ज्यादा दक्षिणपंथी है। सीरिया पर तो जंग ये प्रशासन भी करने की एक तरह से फैसला ले चुका था। वो तो वहां सिविलियंस ने भी विरोध किया उस चीज का शुरू में, इसलिए शायद वो विड्रॉ करना पड़ा और उधर सामने से रूस आ गया। आखिर में आप कोई एक बात इस सारे मसले पर कहना चाहेंगे? देखिए, मानवीय बेसिस पे अगर देखा जाए तो लाखों लोगों की जानें जा चुकी है। बिल्कुल। अब इस तरह की जो इस्लामिक, ये जो नया इन्होंने गुट बनाया हुआ है, इससे जंग और गहरी होगी और लोग ज्यादा सफर करेंगे। हमें पूरे अमेरिकन, खासतौर पे रशियन महाशक्तियों को बोलना चाहिए कि आपका कहना है कि अगर ये वास्तव में आतंक के खिलाफ गुट होता तो ये एक अच्छी बात समझी जाती, लेकिन ये दरअसल सियाओं के खिलाफ गुट है। बिल्कुल, कागजी तौर पे ये आतंक के खिलाफ है, असल में ये जियोपॉलिटिकल गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइट में। यहाँ पर ये बात हमारे तीनों मेहमानों ने ये एक तरह से अपनी ओर से रखी है कि ये जो गुट है, ये गुट जो 34 देशों का है, ये आतंक के खिलाफ कागजी है और प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं या तो सियाओं के खिलाफ जाएगा और कहीं ना कहीं जो चीजें वहां पर हो रही हैं उनको और ज्यादा बिगाड़ने में इसकी भूमिका हो सकती है। बात पाकिस्तान की यहाँ पर आई। पाकिस्तान है हमारे साथ, अफगानिस्तान है। अगर भविष्य में कुछ इसके कुछ एग्रेसिव अगर स्टेप उठाए इस गुट ने, तो वो भी तस्वीर को थोड़ा बदरंग करने वाले ही होंगे। इनसाइड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।